हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम शेक्सपियर के अनदर प्ले को लेके आए हैं जिसका नाम है टाइमेन ऑफ एथेंस। आज की इस वीडियो में हम टाइमेन ऑफ एथेंस को डिस्कस करेंगे एंड ये जो आपकी क्लास होगी ये आपकी क्लास 29 है। ठीक है, थ्योरी क्लास ये क्या है 29 है। ओके, ये शेक्सपियर के शेक्सपियर के सारे वर्क, जैसे कि हम शेक्सपियर के सारी थ्योरी कर रहे हैं ना, तो सारी थ्योरी में ये 29 क्लास है और इसमें हम क्या देखने वाले हैं टाइमेन ऑफ एथेंस के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइमेन ऑफ एथेंस। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक क्योंकि यहीं से हमारा सब कुछ क्लियर होगा। अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे तभी तो हमारा सब क्लियर होगा, है ना। और कल एलटी का रिज़ल्ट भी आ गया है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि मैम मेरा निकल गया है, प्री क्वालिफाई हो गया है। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। लेकिन जिनका नहीं भी हुआ है उनके लिए भी, क्योंकि वो जिनका नहीं हुआ है ना, मुझे यहाँ जिनका हुआ है उनकी तो खुशी है ही है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनकी थोड़ी टेंशन मुझे है। ये है कि हाँ नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसमें मतलब है तकलीफ़ होती है भाई, आप मेहनत करते हो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिस हो गया है। अगर हम प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमने कुछ मिस किया है या फिर आयोग की तरफ से मिस हुआ है। वो छोड़ देते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं पता ना उसके बारे में दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा। बस ये है कि अभी हमारे सामने क्या करना, अब हमको क्या करना। जिनका निकल गया उनके सामने तो मेंस है, वो मेंस के लिए पढ़ेंगे, वो मेंस की तैयारी करेंगे, उनके सामने तो एक रास्ता दिख रहा है। लेकिन जिनका नहीं हुआ उनको क्या करना है, तो उनको ये सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है कि क्यों नहीं हुआ, बल्कि ये देखना है कि आगे क्या एग्ज़ाम है। अभी आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, उसका फ़ायदा उठाइए। ये सोच के नहीं कि मेरा हुआ नहीं, इस पर शौक मत मनाइए। ठीक है, कहीं ना कहीं चुके तो हैं, तो अगर कहीं ना कहीं चुके हैं, कहीं ना कहीं मिस हुआ, तो वो चीज़ें नेक्स्ट एग्ज़ाम में हम ना करें। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका क्या है, पीजीटी है, टीजीटी है, जीआईसी है। बहुत सारे बच्चों ने जीआईसी में भी फिल किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने पीजीटी में एंड टीजीटी 2022 वाला। तो उसमें अपना फोकस करिए। ठीक है, पूरी तरह से फोकस करिए उस पर। अब यहाँ पे आप माइंड फ्री हो गए हो। अभी तक तो फंसे थे, डिलेमा में थे कि कब रिजल्ट आएगा। अभी हम मेंस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, टीजीटी की तैयारी करें कि मेंस की। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया है। जिनका प्री क्लियर है वो भाई मेंस पे पूरी तरह से फोकस करें, और जिनका नहीं क्लियर हुआ वो टीजीटी पे फोकस करें। और बहुत सारे बच्चे ये 2022 में भी नहीं थे, मतलब जो टीजीटी की 2022 है या पीजीटी की 2022 वाले में नहीं फिल किए, वो आने वाली जो वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की उस पर फोकस करें। अभी से तैयारी करोगे तब जाके एक सीट मिलती है, तो इस तरह चूकोगे नहीं। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, मतलब जो लोग नहीं फिल किए हैं आने वाली वैकेंसी के लिए अभी से स्टार्ट कर दो। और ये भी नहीं आपको ढूंढना है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद इस चैनल पे पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ, थ्योरी क्लासेस पढ़ा रही हूँ। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। बाकी सब कुछ तो आपको इसी चैनल पे मिल रहा है ना। और शेयर भी करते रहिए ये चैनल, सब्सक्राइब भी करते रहिए ये चैनल, ताकि फ़ायदा मिले आपको। और क्या, हमारा क्या होगा कि हमारे सब्सक्राइबर आएंगे, आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से। और शेयर करें, बाकी बच्चों को भी बेनिफिट मिले जो आने वाली टीजीटी पीजीटी है उनके लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कहाँ से करें, तो ये आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, किस्मत से मिल गया है ये अच्छा प्लेटफॉर्म। तो इस पे आप अपना पूरी फोकस हो जाइए, पूरी तैयारी करिए। इतना अच्छा फिर कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस चक्कर में मत रहे। बाकी जिनका निकल गया है उनके लिए तो बहुत खुश हूँ कि ठीक है, मेंस निकल गया है, प्री निकल गया है। अब आप मेंस पे फोकस करेंगे और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेंस पे अगर चाहते हो एक सीट लेने के लिए तो मेंस पे फोकस करिए आप। ठीक है, तो जिन बच्चों का प्री नहीं निकला है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, ये ज़िंदगी का पार्ट है। पास फेल तो लगा रहता है ना, वो चीज़ें होनी है। ठीक है, एक ही चीज़ हो रही है, सब उसमें लगे हुए हैं, तो कोई पास होगा कोई फेल तो होगा। ऐसा नहीं सब पास हो जाएंगे तो फेल कौन होगा। फेल होने के लिए भी तो नेक्स्ट हो सकता है। कहते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये सोच के आगे बढ़िए और आगे बढ़ के आगे की वैकेंसी देखिए, आगे का अपना नॉलेज गेन करिए, ताकि आगे की वैकेंसी जो भी आएगी उसमें आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना था बट टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने इसी पे बना दिया पढ़ाने वाले में। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है। बाकी जिनका नहीं हुआ उनके लिए मुझे सच में खेद है, बट कोई नहीं, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम है, अभी ये टीजीटी भी लगा हुआ है, इस पर फोकस करिए, ठीक है। एलटी को भी छोड़िए, जिनका नहीं हुआ उनकी बात कर रही हूँ मैं, ओके। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं बच्चे, आपको सिर्फ पढ़ना है बस। सब कुछ तो फ्री में दिया जा रहा है इस चैनल पे, फिर आपको सिर्फ पढ़ना है। अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, अब शौक मत बनाओ कि क्यों नहीं हो, छोड़ो ना, लेट गो। अपना बस इस पे आ जाओ, दूसरे वाले एग्ज़ाम पे आ जाओ, उस पर तैयारी करो, ठीक है। इसी पे आपको तैयारी करना है और सब कुछ आपको सीक्वेंस से मिल भी रहा है। बस मेरा सपोर्ट करते रहिए, जो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कि मैं इसी तरह डेडिकेटेड आपको ये सारी चीज़ें जैसे अभी तक कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, ये सारी चीज़ें देती रहूँ, पढ़ाती रहूँ। बस मेरा सपोर्ट ज़रूर करिए, सपोर्ट बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा इस वीडियो में बोल दूँगी तो पढ़ाऊँगी क्या, एंड देखते हैं, लाइव आएंगे फिर बात करेंगे हम। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने हैं टाइमन ऑफ एथेंस। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो नई न्यू वैकेंसी आने वाली है या फिर 2022 के लिए जो भी आप थ्योरी क्लासेस मेरे क्लास से कर रहे हो, मेरे यूट्यूब से कर रहे हो, इसके साथ साथ ना आप 8000 प्लस फैक्ट की PDF भी है, ये PDF है, ठीक है। ये पेड PDF है जो आपको 249 में मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप थ्योरी क्लासेस कर रहे हो मेरे इस चैनल से, तो साथ ही साथ ये 8000 फैक्ट वाली PDF भी ले लीजिए, सो दैट आपकी जो तैयारी है ना उसको इंक्रीज़ ही करेगा, ठीक है। और ये अगर ये PDF आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप PDF ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप PDF ले सकते हैं, 8081848735 पे आप व्हाट्सअप करके PDF को ले सकते हैं। ये 8000 फैक्ट PDF है, ओके। और प्रिंटेबल भी है, 284 पेजेस है। आप इस नंबर पे TGT से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। विलियम शेक्सपियर का अनदर प्ले है टाइमन ऑफ एथेंस। इसके बाद एक और प्ले रह जाएगा, ट्रॉलिसा एंड क्रेसिडा, यानी कि हमने ट्रेजेडी एंड कॉमेडी कंप्लीट कर दिया विलियम शेक्सपियर का, बस एक और प्ले रह गया है। उसके बाद आपका विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी एंड ट्रेजेडी कंप्लीट, बस रह के आ जाएगा, ट्रेजेडी ही रह जाएगा, सॉरी हिस्ट्री प्ले रह जाएगा। हिस्ट्री प्ले 10 प्लेज हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे, ओके। तो ऑथर इसके विलियम शेक्सपियर हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है बच्चे कि इसमें जो विलियम शेक्सपियर का ये जो टाइमन ऑफ एथेंस है ना, इसको कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने अकेले नहीं लिखा है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये अकेले नहीं लिखे हैं, इसके साथ साथ ये इनके जो को ऑथर है थॉमस मिडल्टन, ऐसा कहा जाता है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि विलियम शेक्सपियर के साथ साथ थॉमस मिडल्टन ने भी इसमें लिखा है, मतलब इन्होंने भी सहयोग दिया है लिखने में। तो ये भी ध्यान रखना, ये जो प्ले है ये कोलैबोरेटेड वर्क है, शेक्सपियर एंड थॉमस मिडल्टन दोनों के कोलैब से लिखा गया है ये वर्क, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो प्ले है ये है क्या, तो ट्रेजेडी है, सटायरिकल है, थोड़ा सा सटायर भी है, ये मतलब बिटर सटायरिकल ट्रेजेडी है, ये ध्यान रखना है। क्या है, बिटर सटायरिकल ट्रेजेडी है। प्रॉब्लम प्ले भी माना जाता है ये प्ले। एंड पीरियड, किस पीरियड में ये प्ले आया था, जैकोबियन। एक चीज़ ध्यान रखना, शेक्सपियर के जो प्ले जैकोबियन में आया ना वो मैच्योर प्ले है। जो प्ले शेक्सपियर के जैकोबियन एरा में आए हैं वो सब मैच्योर प्ले हैं, तो ये भी उन्हीं मैच्योर प्लेज में से एक है, शेक्सपियर के टाइमन ऑफ एथेंस, ठीक है। जैसे इसमें जो भी ट्रेजेडी, जैसे मतलब इसमें क्या था, ये भी ट्रेजेडी ही है, लेकिन इसमें बाकी जो ट्रेजेडी है जैसे कि किसी का ट्रेडिशनल अंत नहीं होता, इसमें निराशा और कड़वाहट से भरा हुआ है ये प्ले। आइए देखते हैं। प्ले टाइप है ऑफन क्लासिफाइड बिटर सटायरिकल ट्रेजेडी या प्रॉब्लम प्ले ड्यू टू इट्स अनएल्डिंग साइनिसिज्म एंड लैक ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेजिक रेजुलेशन। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो आम ट्रेजेडीज़ हैं, जैसे बाकी की जो ट्रेजेडीज़ जैसा कोई पारंपरिक अंत नहीं होता, बल्कि ये निराशा और कड़वाहट से भरा हुआ प्ले है। डेट ऑफ कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये 1605 से लेकर 1608 के बीच में लिखा है। एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे बच्चे ये भी मैसेज करते हैं कि मैम ये शेक्सपियर के वर्क, देखिए शेक्सपियर के जो वर्क है ना वो अप्रॉक्स में होते हैं, ऐसा क्लियर नहीं है कि कब आया था, 4 में, 5 में, 7 में, 8 में, 9 में, ऐसे इर्द गिर्द रहता है। तो इस पर एकदम आप एग्जैक्ट नहीं जान पाओगे, एग्जैक्ट डेट मत लेके चलो आप, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं है, सब लगभग में ही चलती है। इसलिए कभी एग्ज़ाम में भी डेट नहीं आया इनके वर्क का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसीलिए एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं आई हैं। तो लगभग में इनका चलता है, ठीक है, इनके मतलब इनके वर्क्स के जो डेट होते हैं। प्लेसिंग इट इन शेक्सपियर डार्क मैच्योर पीरियड अलोंगसाइड किंग लियर एंड कोरियोलेनस।
तो ये ध्यान रखना है कि लिखने का समय 1605 एंड 1608 के बीच में है। एंड ये शेक्सपियर के डार्क एंड मेच्योर, जब शेक्सपियर अपना डार्क और मेच्योर दौर चल रहा था शेक्सपियर का, जब वो अपने डार्क एंड मेच्योर प्ले लिख रहे थे, उस समय ये प्ले लिखा गया है। जैसे किंग लियर, कोरियोलिनस के समय लिखा गया है ये प्ले, तो ये मेच्योर प्ले माना जाता है। Authorship collaboration. It is universally accepted by modern scholars that the play was co-authored by Thomas Middleton, who likely wrote about 1/3 of the text, including the banquet scene and much of the cynical dialogue. तो देखिए, मैंने मत बताया कि शेक्सपियर के साथ साथ ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इस वक्त इस प्ले से हो सकता है ये अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि इसके को ऑथर कौन है। तो ये प्ले के लिए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो पूरी तरह मानते हैं कि ये प्ले शेक्सपियर ने थॉमस मिडल्टन के साथ मिलकर लिखा था। किसके साथ? थॉमस मिडल्टन के साथ मिलकर लिखा था, ये मॉडर्न स्कॉलर्स का मानना है। अच्छा, ये भी बताया कि इन 5 एक्ट होते हैं, तो कितना थॉमस मिडल्टन ने लिखा, कितना शेक्सपियर ने लिखा। तो इस प्ले का लगभग 1/3 पार्ट, ठीक है, 1/3 ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि 1/3 हिस्सा, स्पेशली इस प्ले में जो बैंक्वेट सीन आती है और जो सिनिकल डायलॉग वगैरह है इस प्ले में, वो किसने लिखा है? थॉमस मिडल्टन ने लिखा है। ये ध्यान रखना है, मतलब 1/3 हिस्सा इस प्ले का थॉमस मिडल्टन ने लिखा है, बाकी शेक्सपियर ने लिखा है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके सोर्स को याद रखना है। इसकी सोर्स कहाँ से लिया गया है? तो प्लूटार्क के लाइफ से लिया गया इसका सोर्स। प्लूटार्क की बुक है लाइफ्स, स्पेशली एंटनी एंड एल्सीबियाडिस की जो जीवनियाँ हैं वहाँ से लिया है। तो लाइफ ऑफ एंटनी एंड लाइफ ऑफ एल्सीबियाडिस, तो ये जो प्लूटार्क की ये जो वर्क है ना लाइफ्स, इसमें 2 कहानियाँ हैं। लाइफ ऑफ एंटनी, एक एंटनी का जीवन, एक एल्सीबियाडिस का जीवन। यहाँ से दोनों कहानी इन्होंने अपने इस टाइमन ऑफ एथेंस में ले लिया है। एंटनी को इन्होंने टाइमन बना दिया है और एल्सीबियाडिस करके एक कैरेक्टर है इसमें भी, ओके, टाइमन ऑफ एथेंस में। नेक्स्ट जो है लूसियंस द टाइमन ऑफ मिसएंथ्रोप। अच्छा, इसमें जो टाइमन है वो मिसएंथ्रोप है, यानी कि वो मानव जाति से नफरत करता। तो ये वाला पार्ट इन्होंने कहाँ से लिया है? तो ये वाला पार्ट लूसियन के टाइमन ऑफ मिसएंथ्रोप से लिया है, ठीक है। ये एक ग्रीक सैटारिकल डायलॉग है, तो ये वाला चीज़ यहाँ से उन्होंने ले लिया है अपने टाइमन ऑफ एथेंस में। विलियम पेंटर का द पैलेस ऑफ प्लेजर से भी लिया है इन्होंने, तो ये ध्यान रखना है। सेटिंग की बात करेंगे तो एंशिएंट एथेंस एंड इट्स सराउंडिंग विल्डरनेस, इसकी सेटिंग प्राचीन एथेंस का शहर है और उसके आसपास का जो जंगली इलाका है वहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है। तो एंशिएंट एथेंस है और एंशिएंट एथेंस के पास जो जंगली इलाका है आसपास का, वहाँ पे भी इसकी सेटिंग रखी गई है। एग्जाम रिलेवेंस याद रखना, हाईली सिग्निफिकेंट फॉर क्वेश्चंस ऑन कोलैबोरेशन, द सिंबॉलिज्म ऑफ गोल्ड एंड कंपैरिजन विद द साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ किंग लियर। तो एग्जाम रिलेवेंस पूछा क्या जा सकता है? तो थॉमस मिडल्टन के साथ इनका जो को ऑथर है, को राइटिंग है, जो उनका कोलैबोरेशन है, शेक्सपियर और थॉमस मिडल्टन ने दोनों ने मिलकर लिखा है ये प्ले, ये पूछा जा सकता है। इसमें गोल्ड की बातें की गई हैं, तो गोल्ड का सिम्बॉलिज पूछा जा सकता है। और टाइमन्स के मानसिक पतन की जो तुलना है, यानी कि इसमें जो टाइमन है उसकी मानसिक पतन हुआ था, उसकी तुलना किंग लियर से की जाती है। किंग लियर से करने वाले सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये किंग लियर से क्यों जाती है, हम प्ले पढ़ेंगे समझ में आएगा। आ जाते हैं कैरेक्टर को देख लेते हैं। देखिए, कैरेक्टर की बात करेंगे, अगर हम कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो कैरेक्टर है टाइमन। टाइमन कौन है? ये एक नोबल एथेनियन है, ट्रेजिक सेंट्रल फिगर है इस प्ले का, ठीक है। ध्यान रखना है इसको कि जो टाइमन है वो एथेंस का बहुत रईस आदमी है। ये टाइमन एथेंस का एक नोबल एथेनियन है, यानी कि एथेंस का बहुत रईस आदमी है और इस प्ले का ट्रेजिक हीरो भी है, सेंट्रल फिगर भी है। अच्छा, ये है कैसा, इसका स्वभाव कैसा है? तो एक्सेसिवली जेनरस एंड आइडियलिस्टिक। शुरुआत में ये बहुत ही जेनरस टाइप का बंदा है, मतलब बहुत उदार टाइप का, बहुत काइंड हार्टेड, आदर्शवादी है। ब्लाइंड टू फ्लैटरी, है ना, तो ये चापलूसों को पहचान नहीं पाता। शुरुआत में क्या होता है, ये बहुत जनरस टाइप का बंदा है और ये चापलूसों को पहचान नहीं पाता। लेटर बिकम्स, और ये क्या करता है ना, दोनों हाथों से पैसे लुटाता है, मतलब इतना उदार है, इतना जनरस है, इतना आदर्शवादी है, ये ना दोनों हाथों से पैसे लुटाता अपने दोस्तों पर और चापलूसों को पहचान नहीं पाता। लेटर बिकम्स अ बिटर मिसएंथ्रोप, और यही बंदा जो आज पैसे लुटा रहा है अपने दोस्तों पर, और यही बंदा मानो बाद में
यही बंदा मानव जात से ही नफरत करने वाला बन जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी शुरुआत में ये खूब लुटाएगा पैसा अपने दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, मतलब बहुत सारे पैसे लुटाएगा, काफ़ी जनरस है, मदद करते चलता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट में ये वही पर्सन, वही इंसानों से नफरत करने वाला बन जाता है। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द फिलैंथ्रोपिस्ट टू हेटर ऑफ मैनकाइंड। तो इसकी ये जो ट्रैवल है, ये जो यात्रा है, एक दानवीर से इंसानियत के दुश्मन तक ही इस प्ले की जान है। यानी कि बस यही दिखाया गया है। जो टाइमन है ना, टाइमन एक दानवीर रहता है शुरुआत में, और शुरुआत में दानवीर से धीरे धीरे वो एक इंसानों का दुश्मन बन जाता है। बस यही पूरे प्ले की जान है, दिखाया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट द थीम ऑफ इनग्रेटिट्यूड एंड बिट्रेयल। तो इस प्ले में दिखाया गया है इनग्रेटिट्यूड का। यही बंदा जो टाइमन है, ये इनग्रेटिट्यूड का शिकार है। ठीक है, एहसान फरामोश का शिकार है ये बंदा, बिट्रेयल धोखे का शिकार है ये बंदा। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एल्सीबियाडिस। एल्सीबियाडिस ये कौन है? ये एथेनियन जनरल है, एथेंस का एक बहादुर सेनापति है। इसका स्वभाव कैसा है? तो ये टाइमन का बिल्कुल फॉयल कैरेक्टर है। ये टाइमन का बिल्कुल फॉयल कैरेक्टर है, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, काफ़ी बोल्ड है, प्रैक्टिकल है, एक्शन ओरिएंटेड है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो बंदा है ना, ये एथेंस के लोग भी इसके साथ गलत करते हैं। एथेंस के जो लोग रहते हैं ना, वो भी एल्सीबियाडिस को धोखा देते हैं, लाइक टाइमन की तरह। बट ये टाइमन की तरह जंगल में जाकर रोता नहीं है, बल्कि सेना बनाकर एथेंस पर हमला कर देता है। इस टाइप का, मतलब ये बदला लेने वाला टाइप का, ये नफरत करने वाला टाइप में नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एपेमेंटस। एपेमेंटस जो कैरेक्टर है, ये बहुत ही कर्लिश फिलोसोफर है। कर्लिश फिलोसोफर मतलब एक चिड़चिड़ा कड़वा दार्शनिक है ना। इसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव से ये जन्मजात सैनिक है, नेचुरल, यानी कि जन्मजात ही सन की टाइप का है। ठीक है, ऑनेस्ट है, ब्लंट है, सार्कास्टिक है, यानी कि ईमानदार है, खरी खरी बोलने वाला, ताना मारने वाला है। एग्जाम रेलिवेंस से याद रखना कि ये शुरुआत में टाइमन के चापलूस दोस्तों की असलियत जानता था। उसकी नफ़रत, इसकी जो नफ़रत है ये फिलोसफिकल है, जबकि टाइमन की जो नफ़रत है वो इमोशनल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फ्लेवियस। फ्लेवियस ये कौन है? ये टाइमन का स्टीवार्ड है। टाइमन का स्टीवार्ड वही होता है जो नौकर होते हैं ना, खजांची भी याद रख सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, खजांची है ये फ्लेवियस। टाइमन के पास रहता है, मतलब टाइमन का सब कुछ देखना ओखना यही काम करता है। ठीक है, ये है कैसा बंदा? तो ये लॉयल है, कंपैशनेट है, मॉरली अपराइट है, मतलब बहुत अच्छा है ये। ठीक है, कंपैशनेट है, मॉरली अपराइट है, एकदम सीधा है। ठीक है, बहुत वफादार है, दयालु है और नैतिक रूप से सही है। ओनली जेन्युइनली फेथफुल कैरेक्टर। यही एक पूरे प्ले में, इस पूरे भ्रष्ट प्ले में, करप्ट प्ले में इकलौता यही एक ऐसा कैरेक्टर है जो सच में ईमानदार है और वफादार है। ठीक है, सिंबल ऑफ ट्रू लॉयल्टी एमिड करप्शन। जब टाइमन कंगाल हो जाता है तब भी ये टाइमन का साथ नहीं छोड़ता। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ल्यूक्यूलस। ये कौन है? ये टाइमन के फॉल्स फ्रेंड में से एक है, वन ऑफ टाइमन्स फॉल्स फ्रेंड्स। ल्यूक्यूलस हिपोक्रिटिकल है, सेल्फिश टाइप का है ये। ठीक है, तो ये पैसे देने के लिए मना कर देता है, ट्राई टू ब्राइब टाइमन सर्वेंट। ठीक है, और टाइमन के सर्वेंट को ब्राइब देने की कोशिश भी करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लूसियस। एक सेकेंड है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लूसियस। तो लूसियस भी अनदर फ्लैटरिंग लॉर्ड है, दूसरा वो है क्या, फॉल्स फ्रेंड में से दूसरा है ये लूसियस। देखिए तीन ही रहते हैं, एक तो ये रहता है ल्यूक्यूलस रहता है, एक आपका लूसियस रहता है, एक आपको सिम्प्रोनियस। ये तीनों फॉल्स फ्रेंड होते हैं किसके? टाइमन के। ठीक है, बहुत डिसेप्टिव है, सेल्फ सर्विंग है, झूठे मतलबी दोस्त हैं ये तीनों। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक ये है सेम्प्रोनियस। यही तीनों ल्यूक्यूलस, लूसियस और सेम्प्रोनियस, ये टाइमन के झूठे और मतलबी दोस्त हैं। जब टाइमन कंगाल होकर इनसे पैसे उधार मांगता है ना, तो ये भी कोई ना कोई झूठी बहाना बनाकर उसे भगा देते हैं। और समाज के लालची और एहसान फरामोश लोगों का प्रतीक है ना। जब पैसा आपके पास रहेगा तो आपके इर्द गिर्द रहेंगे, बहुत चापलूसी करेंगे, है ना। जैसे ही पैसा ख़त्म, आप उनसे उधार मांगे तो वो अपना असली रंग दिखाएंगे। ये उस टाइप के बंदे हैं जो शेक्सपियर ने दिखाया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पोएट पेंटर। पोएट एंड पेंटर को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, पोएट एंड पेंटर, ये भी ध्यान रखना है।
मतलबी ये सब क्या है, ये आर्टिस्टिक पैरासाइट्स हैं। ये जो पोएट एंड पेंटर को शेक्सपियर ने कहा है आर्टिस्टिक पैरासाइट है, मतलब मतलबी और परजीवी टाइप के कलाकार हैं। मतलब ये लोग अपॉर्चुनिस्टिक फ्लैटर्स होते हैं। ये अपनी कला के बहाने टाइमन की चापलूसी करके, इसमें जो पोएट और पेंटर हैं वो अपनी कला के बहाने टाइमन की चापलूसी करके उससे पैसे अटते हैं। और ये आर्ट की दुनिया यानी कि कला की दुनिया के हिपोक्रेसी पर शेक्सपियर का एक तंज है, एक सटायर है, जो कला की दुनिया में पाखंड दिखाते हैं, उस पर शेक्सपियर ने एक तंज कसा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है एथेनियन सीनेटर्स, ये एथेंस के सीनेटर हैं, रूलर ऑफ एथेंस, एथेंस पर राज करने वाले नेता हैं। ये काफ़ी ग्रीडी हैं, करप्ट हैं, पॉलिटिकली वीक हैं, ये लालची हैं, भ्रष्ट हैं। ये बिना बात के, इन्होंने क्या किया, बिना बात के ही एल्सीबियाडिस को इस प्ले में, एल्सीबियाडिस को क्या कर देते हैं, बैनिश कर देते हैं। यही एथेनियन जो सीनेटर्स होते हैं, बिना बात के ही एल्सीबियाडिस को देश निकाला दे देते हैं। बाद में जब एल्सीबियाडिस इन पर हमला करने आता है तो ये बेशर्मों की तरह टाइमन की मदद मांगने जंगल में पहुंच जाते हैं। अब आ जाते हैं कहानी पे। ठीक है। प्लॉट समरी, टाइमन ऑफ एथेंस, सेटिंग इसकी वेल्दी सिटी ऑफ एथेंस एंड बैरन वुड्स आउटसाइड इट। तो ये ध्यान रखना है इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, इस प्ले की सेटिंग कहाँ रखी गई है। तो ध्यान रखना है कि एथेंस के जो वेल्दी सिटी है वहाँ पे रखी गई, एथेंस के अमीर शहर, और एंड बैरन द वुड्स आउटसाइड, और उसके बाहर का बंजर जंगल, ये इसकी सेटिंग रखी गई है। स्ट्रक्चर क्या है, तो ये ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर की बात अगर करेंगे, ये जो प्ले है ना, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक ट्रेजेडी, सटायर। ठीक है। अब बायापर्टाइट, ये जो प्ले है ना, अब बायापर्टाइट है, मतलब 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग, इस प्ले का पहला भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला भाग जो है ना वो शहर की भीड़ भाड़ का है, यानी कि एथेंस के शहर की भीड़ भाड़ का दिखाया जाएगा। और दूसरा जो भाग दिखाया जाएगा वो कहाँ दिखाया जाएगा, वो जंगल का दिखाया जाएगा। ठीक है। जंगल का मतलब जंगल के अकेलेपन का दिखाया जाएगा। ये एक ट्रेजेडी भी है, सटायर भी है, तो ये ध्यान रखना है। तो आइए हम कहानी देखते हैं। एक्ट 1 एंड एक्ट 2 सबसे पहले जान लेते हैं। इल्यूजन ऑफ फ्रेंडशिप। तो शुरुआत में हम सबसे पहले दोस्ती का भ्रम टूटेगा। दोस्ती क्या होती है इसमें पता चलेगा कि एक्चुअल में दोस्ती क्या होती है। टाइमन इज़ अ नोबल, इनक्रेडिबली वेल्दी एथेनियन हु इज़ generous to a fault. He constantly hosts lavish banquets, pays off his friends' debt and gives away expensive jewels. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्ले की कहानी कैसे स्टार्ट होती है। प्ले की जो कहानी है ना, वो एक बंदा है जिसका नाम है टाइमन, है ना। टाइमन कौन है, ये एथेंस का बहुत ही रईस और नेक इंसान है, और ये बहुत ही उदार टाइप का है। ये अक्सर क्या करता है, अपने दोस्तों को बड़ी बड़ी दावतें देता है, और इवन यहाँ तक ये अपने दोस्तों के जो कर्ज हैं, जैसे इसके दोस्तों के कर्ज है ना, ये अपने दोस्तों के कर्ज चुकाता है ना। ऐसा नहीं है कि इसका कर्ज नहीं, इसके दोस्तों का कहीं और कर्ज होगा तो ये अपने दोस्तों को पैसे देता है, जा कर्ज चुका दे। इवन यहाँ तक ये मदद करता है, और अपने दोस्तों को ये क्या करता है, एक्सपेंसिव ज्वेल्स भी बांटता है, महंगे महंगे गहने भी बांटता है। कुछ इस टाइप का ये बंदा है। कौन, टाइमन, याद रखना नाम। फिर क्या है, कहानी ऐसे ही स्टार्ट होती है। ये दावत देता है अपने दोस्तों पे, काफ़ी पैसे खर्च करता है, अपने दोस्तों का कर्ज भी चुकाता है, उनको पैसे भी देता है। जब वो लोग मांगते हैं पैसे तब पैसे उठा के दे देता है, महंगे महंगे गहने बांटता है अपने दोस्तों में। ऐसे ही एथेंस का ये एक बंदा है टाइमन। अच्छा, यहाँ पे हिज लॉयल स्टीवर्ड फ्लेवियस desperately tries to warn Timon that his wealth is running out. The cynical philosopher Epaminondas also warns Timon that the people around him are mere parasites, flatters, but Timon refuses to listen. अच्छा, ये सब काम ये करता रहता है, रोज़ दावतें देगा अपने दोस्तों को, है ना। दोस्त तो हो गए, मतलब कोई भी आ जाएगा, वो दावत देगा, कोई भी आके चापलूसी करेगा तो ये मान जाता है। अगर पैसे वैसे मांगे तो उन पे खर्च भी कर देता है, कुछ इस टाइप का। अपने दोस्तों के कर्ज चुकाता है, दावतें रोज़ दावत देता है। तो ये सब देखते देखते इसका जो एक स्टीवर्ड है फ्लेवियस, ये इसका खजांची रहता है, काफ़ी वफादार रहता है, एक काफ़ी वफादार स्टीवर्ड रहता है। तो ये बार बार इसे चेतावनी दे रहा है, किसे, टाइमन को, है ना, कि तुम्हारा सारा पैसा ख़त्म हो रहा है, मत करो ये सब तुम्हारे सिर्फ फ्लैटरी तुमको करते हैं, तुमको सिर्फ चापलूसी करते हैं तुम्हारी। तुम इस तरह रोज़ दावत दो, पैसे मत उड़ाओ, ये तो कोई काम नहीं है। मतलब ये फ्लेवियस इसे समझाता है, किसे, टाइमन को कहता है कि पैसे ख़त्म होने वाले, तुम्हारे भी पैसे क्या रनिंग आउट, यानी कि तुम्हारे भी पैसे
ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है, तुम्हारा पैसा ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा जो एपेमेंटस है ये एक सिनिकल फिलोसोफर है। फ्लेवियस के अलावा एपेमेंटस ये कौन है, एक सिनिकल फिलोसोफर, एक दार्शनिक है। ये भी टाइमन को समझाता है, ये समझाता है कि तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो सिर्फ क्या हैं, वो सिर्फ पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, ठीक है, मतलब फ्लैटर्स हैं, चापलूस है, सिर्फ तुम्हारी चापलूसी करते हैं तुम्हारे पैसे की वजह से। लेकिन टाइमन किसी की नहीं सुनता। ये दोनों समझाते हैं, फ्लेवियस और एपेमेंटस, लेकिन टाइमन यहाँ पे किसी की नहीं सुनता। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ उस तरह का है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे दी बैंकरप्टी। फिर क्या होता है, इवेंचुअली भाई जब सारे पैसे रोज लुटाओगे तो बैंकरप्टी तो आनी है। इवेंचुअली टाइमन्स क्रेडिटर्स कम नॉकिंग, रियलाइजिंग ही इज कम्प्लीटली बैंकरप्ट, टाइमन कॉन्फिडेंटली सेंड हिज सर्वेंट टू हिज बेस्ट फ्रेंड Lucullus, Lucius and Sempronius to ask for a loan, believing they will gladly return his past generosity। फिर क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी वार्निंग दे दी गई थी, है ना, बाई फ्लेवियस, बाई एपेमेंटस, बस इसने एक नहीं सुनी उन लोगों की। फिर क्या है, एक दिन इसके पैसे ख़त्म हो गए। अब ये जिसका उधार था, लोग इससे मतलब ये जिससे पैसे उधार लिया था, वो लोग इसके लेनदार आए, इससे पैसा मांगने आ जाते हैं। जो लेनदार होते हैं, जो क्रेडिटर, जहाँ से इसने पैसे लिए होंगे, तो जो पैसे जहाँ से इसने लिए वो तो अपने पैसे मांगने आ गए लेनदार। और जब टाइमन को पता चलता है कि उसके अकाउंट में अब पैसे ही नहीं हैं, मतलब पैसे नहीं हैं अब इसके पास, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, कम्प्लीटली ये दिवालिया हो चुका है, कंगाल हो चुका है, तब यहाँ पे ये बहुत ही विश्वास के साथ कहता है कि अपने एक नौकर को भेजता है, अपने नौकरों को भेजता है कि जाओ मेरे दोस्तों के पास, मतलब जो दोस्त इसके पास आते थे, दावत खाते थे, इससे महंगे महंगे गहने लेके जाते थे, इसके मतलब इन तीनों दोस्तों के कर्ज वो चुकाता था टाइमन, उन्हीं दोस्तों के पास ये अपने नौकरों को भेजता है कि जाओ ल्यूकुलस, लूसियस और सेम्प्रोनियस के पास जाओ और पैसे उधार ले आओ। मुझे पक्का पता है कि वो लोग खुशी खुशी मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मैंने उनकी बहुत मदद की है ना। उसको पूरा यकीन रहता है कि वो पैसे को, मतलब ऐसे इंसान पैसे को पैसा नहीं समझते हैं। वो सोच रहा था कि पैसे ख़त्म, कोई बात नहीं, मैंने अभी तक जितने अपने दोस्तों का इतना हेल्प किया है, सबकी हेल्प किया है, रोज़ दावत दिया है, काफ़ी पैसे लुटाए हैं, अब मेरे दोस्तों के पास पैसे होंगे तो मैं वहीं से पैसे मंगा के अपना कर्ज दे सकता हूँ। अच्छा, फिर होता क्या है, बहुत ही खुशी खुशी समझता है, हाँ खुशी खुशी, उसे लगता है कि कोई ये लोग जो है ना वो खुशी खुशी उसकी पुरानी मदद का बदला चुकाएंगे। ये सोचता है कि मैंने तो इन लोग की मदद की है, इन लोग का बहुत कर चुका है, तो ये लोग भी खुशी खुशी मुझे पैसे देंगे। ये अपनी नौकरों को भेज देता है इन तीनों के पास। फिर क्या होता है, छन से जो टूटा सपना, ऐसा कुछ है। फिर क्या होता है, एक्ट 3 में हम देखेंगे, वो गाना आपने सुना है ना, छन से जो टूटा जो सपना, ऐसे कुछ है, गाना याद नहीं आ रहा है। और जग सुना सुना लगे, कोई ना रहा अपना जग सुना सुना लगे, है ना, कुछ इसी तरह टाइमन का भी होने वाला है। अभी देखिए क्या होगा। फिर बिट्रेल एंड द मॉक बैंक्वेट। फिर क्या होता है, ये अपने दोस्तों को, मतलब अपने नौकरों को भेज दिया है इन तीनों दोस्तों के पास। रिजेक्शन, 1 by 1 टाइमन्स फ्रेंड्स मेक पैथेटिक हिपोक्रिटिकल एक्सक्यूजेज एंड रिफ्यूज टू गिव हिम अ सिंगल कॉइन। फिर क्या होता है, एक एक करके इसके नौकर ना तीनों के पास जाते हैं, एक एक करके बताते हैं, तीनों के पास जाते हैं, बताते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है। तो तीनों क्या करते हैं ना, ये जो तीनों दोस्त हैं, ल्यूकुलस, लूसियस, सेम्प्रोनियस, ये तीनों क्या करते हैं, टाइमन के सभी जो दोस्त हैं वो कुछ ना कुछ झूठा बहाना, घटिया बहाना बनाते हैं और उसे एक फूटी कौड़ी देने से भी मना कर देते हैं। मतलब बहाना, घटिया बहाना, झूठे बहाने बना के उसे एक फूटी कौड़ी भी देने से मना कर देते हैं तीनों के तीनों दोस्त। इस बीच एक और कहानी चलती है। मीनवाइल द ब्रेव जनरल एल्सिबियाडिस प्लीड्स विद द एथेनियन सीनेट टू स्पेयर द लाइफ ऑफ वन ऑफ हिज सोल्जर्स। द करप्ट सीनेट रिफ्यूजेस एंड एंग्रीली बैनिसेस एल्सिबियाडिस फ्रॉम एथेंस। इस बीच एक बात होती है कि जो एल्सिबियाडिस है, जो ब्रेव जनरल है एथेंस का, बहुत बहादुर सेनापति है एल्सिबियाडिस, इसको एथेंस के जो सीनेटर हैं, यानी कि जो संसद हैं, एथेंस के जो सीनेटर हैं, यानी कि जो संसद है, ये संसद से अपने एक सैनिक की जान बख्शने की गुहार लगाता है। ठीक है, ये जो एल्सिबियाडिस है ये अपने एक सैनिक की जान बख्शने के लिए गुहार लगाता है, मतलब अर्ज करता है, किससे, एथेनियन सीनेट से। बट ये जो लोग हैं ना, ये लोग करप्ट हैं, एथेनियन सीनेट जो है ना वो करप्ट है। तो ये जो करप्ट सीनेट ना सिर्फ इसकी बात अनसुनी करते हैं, बल्कि गुस्से में एल्सिबियाडिस को ही एथेंस से बाहर निकाल देते हैं।
है ना, इसको ही क्या कर देते हैं, बैनिश कर देते हैं। ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे, अच्छा ये वाली जो कहानी थी, बीच में एल्सीबियाडिस की भी कहानी चलती है, तो ये ध्यान रखना है। तो एल्सीबियाडिस को ऐसे ही देश निकाला मिल जाता है, ऐसे ही ज़बरदस्ती एथेनियन सीनेट क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। बस ये बेचारा अपने दोस्त के लिए, अपने दोस्त के, अपने एक सैनिक की जान बख्शने की गुहार लगाता है। बस ये लोग भ्रष्ट रहते हैं, इसकी बजाय सुनने की बजाय इसी को देश निकाला दे देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये नौकर पहुँचते हैं अपने टाइमन के पास और बताते हैं कि तुम्हारे तीनों दोस्तों ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है, किसी के पास कोई पैसे नहीं है, वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अब यहाँ पे टाइमन का क्या होता है, वही हो गया जो मैंने भी गाना बताया था ना। टाइमन फ्यूरियस एंड डिसइल्यूजन इनवाइट्स हिज फॉल्स फ्रेंड टू वन फाइनल फीस्ट। द गेस्ट अराइव एक्सपेक्टिंग मोर गिफ्ट्स, इंस्टेड द कवर्ड डिशेस कंटेन ओनली वार्म वाटर एंड स्टोन्स। टाइमन throws the water in their faces, curses them and violently drives them out of his house। जब ये सुनता है टाइमन ना, तो बहुत गुस्से में हो जाता है। मतलब इसका वो होता ना, जो भरोसा था वो टूट चुका है। अभी तक सिर्फ पैसे उड़ा रहा था, अब जब इसको एक्चुअल में जब ज़रूरत पड़ी तो कोई सामने नहीं आ रहा है। जिस पे इसको बहुत ज़्यादा भरोसा था, अब कोई सामने नहीं आ रहा है। अब ये जब सुना ना तो बहुत गुस्से में हो गया। गुस्से और निराशा से इसने क्या किया, ये सोच रहा है कि चलो मैं एक बार और दावत देता हूँ उन्हीं दोस्तों को। तो टाइमन अपने झूठे दोस्तों को एक आखिरी दावत पर बुलाता है। अब ये लालची दावत दे दिया, अब ये लालची दोस्त था सब, है ना। ये जो ल्यूकिलस है, लूसियस है, सेम्प्रोनियस, ये तीनों क्या है, लालची दोस्त हैं। फिर टाइमन ने इन तीनों को दावत दिया, तो ये तीनों आ गए, ये तीनों पहुंच गए और ये सोचकर कि चलो फिर से हमें कुछ महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलेंगे, है ना। लालची दोस्त और तोहफे मिलने की उम्मीद में आ जाते हैं। लेकिन जब वो लोग खाना खाने पहुंचते हैं ना, बैंक्वेट सीन में, यही है बैंक्वेट सीन, जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं खाना खाने के लिए, तो लोग जैसे ही अपना मतलब खोलते हैं, जो ढका रहता है बर्तन खाने का, उसको जैसे ही ढके हुए बर्तन खोले जाते हैं तो उसमें सिर्फ गर्म पानी और पत्थर होते हैं, वार्म वाटर एंड स्टोन्स होते हैं उन बर्तन में। टाइमन क्या करता है, वो पानी उनके चेहरे पर फेंकता है तीनों पर, और उन्हें कर्ज देता है, श्राप देता है और धक्के मार कर अपने घर से बाहर निकाल देता है। मतलब ये पूरी तरह से अब क्या है, ये बंदा कहाँ उदार था, अब ये बंदा क्या बन गया है, पूरा नफरत से भर गया है ना, मिसएंथ्रोप बन चुका है। मतलब पूरी मानव जात से ही उसको नफरत हो गई है। मतलब बीच का रास्ता नहीं है, या तो ये बहुत मानव जात से खूब प्यार करता था या मानव जात से खूब नफरत कर रहा है, अब नफरत करने लगा है। फिर एक्ट 4 में कहानी पहुंच गई है द मिसएंथ्रोप एंड द गोल्ड। ये मिसएंथ्रोप बन चुका है, मानव द्वेषी बन चुका है, एग्जाइल। टाइमन अबेंडन्स एथेंस, ही स्ट्रिप्स ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड मूव्स इनटू अ केव इन द वुड्स, डिक्लेयरिंग हिम मिसएंथ्रोप, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड एंड कर्जिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। अब टाइमन यहाँ पे क्या करता है, इसको ना पूरे मानव जात से नफरत हो गई, इसको एथेंस में रहा नहीं जाता है कि मैं रह नहीं पाऊंगा एथेंस में, क्योंकि इसको नफरत हो चुकी है पूरे मानव जात से। तो ये सोचता मैं जंगल में चला जाऊँ, तो ये जंगल में चला जाता है, अपने सारे कपड़े वगैरह उतार फेंक देता है और जंगल के एक गुफा में रहने लगता है और खुद को मिसएंथ्रोप घोषित कर देता है, मानव जात से नफरत करने वाला। और पूरी इंसानियत को वो क्या करता है, कर्ज करता है, श्राप देता है। फिर क्या होता है, वाइल डिगिंग इन द अर्थ फॉर एडिबल रूट्स, टाइमन एक्सीडेंटली अनकवर्स अ मैसिव बरीड ट्रीजर ऑफ गोल्ड। अच्छा, ये जंगल में रहने लगा है, अब जंगल में उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो जंगल में ये जड़ें खोदता रहता है, ज़मीन में खोद के कुछ निकालता है खाने पीने के लिए। तो जंगल में खाने के लिए जड़ें खोदते समय टाइमन को ना ज़मीन में गड़ा हुआ भारी मात्रा में गोल्ड मिल जाता है, सोना मिल जाता है। फिर क्या होता है, फंडिंग द डिस्ट्रक्शन, एल्सीबियाड्स march past with his army planning to attack Athens. Timon gives Alcibiades the gold to fund the destruction of the city. He also gives gold to prostitutes to spread venereal disease among the Athenians. फिर क्या होता है, अभी मैंने बताया ना कि एल्सीबियाडिस को जो सीनेट लोग रहते हैं, वो लोग जो एथेनियन सीनेट होते हैं, वो एल्सीबियाडिस को देश निकाला कर देते हैं। तो एल्सीबियाडिस ना गुस्सा नहीं होता है, बल्कि वो जाता है, अपनी सेना इकट्ठा करता है और फिर आता है एथेंस पे हमला करने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे तभी ये सेनापति रहता है बहादुर एल्सीबियाडिस, अपनी सेना लेकर वहाँ से गुजरता है, उसी जंगल से वो एथेंस पे अटैक करने वाला है। तो वहाँ से अपनी सेना लेकर गुजरता है वो जंगल से, तो वो एथेंस पर हमला करने ही जा रहा था।
लेकिन टाइमन एथेंस को बर्बाद करने के लिए, तो एथेंस से मुलाकात इसकी टाइमन की मुलाकात इससे होती है एल्सीबियाडिस से। तो टाइमन भी एथेंस को बर्बाद करना चाहता है, तो एथेंस को बर्बाद करने के लिए टाइमन ने अपना सारा सोना दे देता है किसको, एल्सीबियाडिस को दे देता है, और 2 प्रॉस्टिट्यूट को भी गोल्ड दे देता है। क्यों दे देता है? ताकि वह एथेंस के लोगों में भयानक बीमारियां फैला सके। तो दोनों को ही ये गोल्ड देता है, किस वजह से? एथेंस को बर्बाद करने के लिए। और एल्सीबियाडिस भी एथेंस पे अटैक करने जा रहा है। मामला क्या था, क्यों करने जा रहा है? क्योंकि उसने सीनेट के लोगों से गुहार मांगी थी अपने दोस्त के लिए, अपने दोस्त की जान बख्शने के लिए, लेकिन सीनेट लोगों ने क्या किया, एल्सीबियाडिस को क्या कर दिया था, देश निकाला कर दिया। इसी गुस्से में ये एथेंस के लोगों पर क्या करने जा रहा है, अटैक, एथेंस पर अटैक करने जा रहा है। समझ में आ गई कहानी? फिर क्या था यहाँ पे, अभी तो ये टाइमन जो है वो जंगल में है, तो ये भी एथेंस के लोगों से बदला लेना चाहती है। ये तो इतना नफरत कर रहा है कि जंगल में चला आया, और इसने भी एल्सीबियाडिस को सोना दिए, जाओ तुम बर्बाद कर दो, और 2 प्रॉस्टिट्यूट को भी ये सोना दिया, जाओ तुम बीमारी फैला दो। फिर क्या होता है, फ्लेवियस द स्टीवर्ड tracks Timon down to offer him his own saving. Timon is shocked to find one honest man, but his hatred is too deep. He gives Flavius gold on the condition that he never returns. फिर क्या होता है, यहाँ पे इसका जो वफादार दोस्त रहता है, किसका, टाइमन का, जो वफादार स्टीवर्ड रहता है ना, जो खजांची मैंने बताया था, ये फ्लेवियस, ये टाइमन को ढूंढते हुए जंगल आता है, और जैसे ही टाइमन को देखता है वो उससे बात करता है, और अपनी पूरी जीवन भर की जो जमा पूंजी है, जो फ्लेवियस ने अपनी जीवन भर की जो जमा पूंजी रखी थी, वो टाइमन को देना चाहता है। टाइमन जब ये देखता है कि मेरा जो स्टीवर्ड था, इतना, मेरा जो वफादार नौकर था, मतलब मेरा जो नौकर था वो इतना वफादार है, टाइमन ये देखकर हैरान हो जाता है कि दुनिया में कम से कम एक सच्चा इंसान तो है। फिर भी इसकी नफ़रत इतनी ज़्यादा गहरी थी ना इंसानों के प्रति कि ये इसको भी भगा देता है, फ्लेवियस को। फ्लेवियस को कहता है कि तुम वापस चले जाओ, मतलब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना, ठीक है। और ये फ्लेवियस को गोल्ड भी दे देता है कि तुम ये सोना रखो और यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना, मुझे बहुत नफरत है, ठीक है। इतना करके ये फ्लेवियस को भगा देता है। फिर क्या, एक्ट 5 में कहानी पहुँच गई है, बिटर एंड होता है एक्ट 5 का। फिर क्या होता है, सीनेटर्स प्ली फेसिंग डिस्ट्रक्शन बाय एल्सीबियाडिस, द सेपरेट एथेनियन सीनेटर्स विजिट टाइमन इन द वुड्स बेगिंग हिम टू रिटर्न एंड लेट द सिटी। अब यहाँ पे क्या है, जो एल्सीबियाडिस है वो तो अटैक करने आ रहा है एथेंस पे, और एल्सीबियाडिस जैसे ही एथेंस के दरवाजे पर पहुँचता है, ठीक है, नहीं, अच्छा यहाँ पे है। फिर क्या, सीनेटर्स की प्ली, जो सीनेटर्स थे, जो नेता थे, उनका जो गुहार है, ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, ये लोग जब देखते हैं कि एल्सीबियाडिस के, मतलब ये लोग देखते हैं, लोग जानते हैं कि एल्सीबियाडिस अटैक करने वाला है एथेंस पर, तो ये लोग घबरा जाते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो ये लोग एथेंस के सीनेटर जंगल में टाइमन के पास पहुँचते हैं। जो सीनेटर हैं, एथेंस के जो सीनेटर हैं, जो नेता थे, वो जंगल में पहुँच जाते हैं, किसके पास, टाइमन के पास। और टाइमन से ये लोग क्या मदद मांगते हैं, कहते हैं चलो तुम एथेंस लौट कर शहर को बचाने की भीख मांगते हैं कि चलो तुम किसी तरह शहर लौटो और शहर को बचा लो, एथेंस को बचा लो, ऐसा ऐसा होने वाला है। तब यहाँ पे टाइमन क्या कहता है, फिग ट्री, अच्छा फिग ट्री ध्यान रखना, अंजीर का पेड़ का मेंशन इसमें हुआ है एक्ट 5 में। टाइमन क्रूअली मॉक्स देम ऑफरिंग देम हिज ओनली हेल्प अ फिग ट्री वेयर दे कैन हैंग देमसेल्फ। तो यहाँ पे जो टाइमन है ना, वो उनका बहुत ही मजाक उड़ाता है, उन सीनेटर्स का बहुत ही क्रूरली मजाक उड़ाता है, क्रूरता से मजाक उड़ाता है, और कहता है कि मैं आपकी बस एक ही मदद कर सकता हूँ, मैं तुम लोग की सिर्फ एक ही मदद कर सकता हूँ। वो क्या है, मेरे पास सिर्फ एक अंजीर का पेड़ है, एक फिग ट्री है जिस पर लटक कर तुम सभी फांसी लगा सकते हो, बस यही मदद कर सकता हूँ। ये टाइमन इस तरह बोलता है सीनेटर के लोगों को, एथेंस के सीनेट के लोगों, मतलब एथेनियन सीनेट को। फिर कहानी पहुँच गई है अपने अंत पर। Alcibiades arrives at the gates of Athens. The city surrenders peacefully. A soldier arrives with news that Timon has died alone by the seashore. Alcibiades rates Timon's bitter epitaph, bringing the tragic satire to a close. फिर क्या होता है, एल्सीबियाडिस जैसे ही एथेंस पर हमला करने वाला होता है, एथेंस के दरवाजे पर पहुंचता है हमला करने के लिए, और जो शहर है एथेंस ना, वो बिना लड़े ही हार मान लेता है। तभी एक सैनिक न्यूज़ लेके आता है, खबर लाता है कि टाइमन की समुद्र के किनारे अकेले ही मौत हो गई है। तो एल्सीबियाडिस टाइमन की कब्र पर लिखा एक ना एपिटैफ पढ़ता है, ठीक है, एक बिटर एपिटैफ रहता है, वो पढ़ता है, और यही ट्रेजिक
एंड हो जाता है, यही ट्रेजिक सटायर एंड हो जाता है इस प्ले का, मतलब टाइमन की डेथ हो जाती है। अब कैसे होती है, मर जाता है टाइमन, और मर के उसकी जो एपिटाइफ पे ना एक कड़वा संदेश भी लिखा रहता है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी टाइमन की। ओके, यहाँ पे थीम को देख लेते हैं, थोड़ा सा थीम को समझ लेते हैं। ये जो इसकी थीम है ना, इनग्रेटिट्यूड एंड बीट्रेयल, पहले थीम है, मतलब यही पूरी कहानी का इंजन है। एहसान फरामोशी और धोखा, यही पूरी कहानी है। टाइमन की बर्बादी का कारण ना उसका दिवालिया होना नहीं है, बल्कि ये कड़वा सच जानना है कि उसके जो दोस्त थे वो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करते थे, ना कि उससे। वेल्थ एंड मटेरियलिज्म, मानव जात से दौलत और लालच। द प्ले हैवीली क्रिटिक्स अ सोसाइटी वेयर ह्यूमन वर्थ इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियली स्टेटस। गोल्ड इज डिपिक्टेड एज अ करप्टिंग पॉइजन। बात करेंगे अगर हम, ये जो प्ले है ना, ये उस समय की, जब शेक्सपियर थे उस समय की कड़ी आलोचना करता है, उस समाज की कड़ी आलोचना करता है, जहाँ इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से तय होती है। आज भी वही टाइम चल रहा है कि नहीं? आज भी वो टाइम चल रहा है कि नहीं? समझ लो, आज भी वही समाज चल रहा है। तो ये शेक्सपियर इन सारे समाजों की कड़ी आलोचना करते हैं, जहाँ इंसान की वैल्यू जो होती है सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से होती है ना। आप लोग इतना नौकरी क्यों कर रहे हो? एक स्टेटस बन जाता है कि हाँ भाई, हम लोग अब सिक्योर हो गए, सिक्योर जॉब मिल गई है, और जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी हाँ भाई कमा रहा है या कमा रही है, इसके पास पैसे हैं। एक स्टेटस लोग देखने लग जाते हैं कि हाँ, चाहे मेरी बहू हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरा बेटा हो, हाँ कमा रहा है, लोग देखने लग गए। वो नहीं देख रहे हैं, वो पैसा, उसके पीछे पैसा है। आपका ये नहीं आप टीचर बने हो, डॉक्टर बने हो, इंजीनियर बने हो, वो नहीं, उसके बदले में मिल क्या रहा है? पैसा मिल रहा है। तो मेन पैसा है वहाँ पे, लोगों को नज़र से पैसे है कि हाँ पैसा मिल रहा है उस चीज़ से। आखिर कोई भी चीज़ इंसान बड़ा बनना क्यों चाहता है? रिस्पेक्ट तो मिलती है साथ साथ, लेकिन मेन पैसा होता है ना। आप कोई ऐसी नौकरी उठा लो जिसमें पैसा ना मिले, आप सिर्फ ऐसे ही करने चले जाओ नौकरी और पैसा ना मिले, देखो फिर 2-4 लोग आपको बोलेंगे ऐसी नौकरी करें जिसमें पैसे ही नहीं है, क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी करने का? तो मेन पैसा होता है, वही चीज़ इस प्ले में दिखाया गया है। ठीक है, जहाँ इंसान की कीमत ना उसके बैंक बैलेंस से तय होती है। तो इसमें गोल्ड को एक ऐसे जहर, इसमें जो गोल्ड दिखाया गया है ना, जैसे कि टाइमन ने गोल्ड उठा के अल्सिबियाड्स को दिया, 2 प्रोस्टिट्यूट को दिया, तो इसमें गोल्ड को ना एक ऐसे जहर की तरह दिखाया है जो इंसानियत को भ्रष्ट करती है। और ये भी अपने दोस्तों को गोल्ड बांटता था, तो इंसानियत को भ्रष्ट कर देती है ना। मिसएंथ्रोपी क्यों वो हुआ? हेटर ऑफ मैनकाइंड क्यों हुआ? धोखा खाने के बाद टाइमन सिर्फ अपने झूठे दोस्तों से नफरत नहीं करता, बल्कि इस हद तक पागल हो जाता है कि वो पूरे ह्यूमन रेस को सर्वनाश की प्रार्थना करता है। वो पूरे ह्यूमन रेस को ख़त्म करना चाहता है कि सबका डिस्ट्रक्शन हो जाए, सबका सर्वनाश हो जाए, सब बर्बाद हो जाए। पूरे मानव जाति से नफरत करने लग जाता है। फ्रेंडशिप वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट। एक्सप्लोर द इल्यूजन ऑफ ब्रॉड फ्रेंडशिप वर्सेस द जेन्युइन अनरिवार्डेड लॉयल्टी ऑफ फ्लेवियस। ये जो प्ले है ना, ये पैसे से खरीदी गई झूठी दोस्त थी, और फ्लेवियस जैसा नौकर उसके बिना किसी स्वार्थी वाले सच्ची वफादारी के बीच के अंतर दिखाता है। एक तरफ झूठी दोस्ती है, एक तरफ वफादार नौकर है फ्लेवियस जैसा। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ही झूठी है ना, पूरी दुनिया में बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, तभी तो दुनिया टिकी हुई है ना। सिविलाइजेशन वर्सेस वाइल्डनेस। एथेंस रिप्रेजेंट अ करप्ट हिपोक्रिटिकल सिविलाइजेशन, द फॉरेस्ट रिप्रेजेंट हार्ड स्ट्रिप डाउन रियलिटी। सभ्यता वर्सेस जंगल दिखाया गया ना। एथेंस जो शहर है वो भ्रष्ट है, लालची है, पाखंडी लोग भरे हुए हैं, उसमें लालची लोग भरे हुए हैं, भ्रष्ट है पूरी तरह से। सीनेटर जैसे सीनेट लोग, एथेनियन सीनेट है, वो भी भ्रष्ट है। और इसके जस्ट अपोजिट जंगल जो है वो बेहद कठोर है, स्ट्रिक्ट है, कड़वी है, सच्चाई है वहाँ पे, जहाँ इंसान अपने असली रूप में होता है। तो ये चीज़ इसकी थी थीम। ठीक है, एंड अब क्या बात करेंगे हम? अभी तो बहुत कुछ है। हाई एल्ड रिवीजन पॉइंट्स ऑफ इंग्लिश। चलिए एग्ज़ाम, चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से, हम इसके रैपिड रिवीजन ले लेते हैं। अब तो आपकी कहानी ख़त्म ही हो चुकी है, अब यहाँ पे हम सिर्फ रैपिड रिवीजन लेंगे। बाइपर्टाइट स्ट्रक्चर है इस प्ले में। बाइपर्टाइट स्ट्रक्चर मतलब 2 भागों वाली स्ट्रक्चर, मतलब प्ले 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भाग में स्ट्रक्चर में है। ये प्ले फेमस फॉर इट्स शार्प 2 पार्ट स्ट्रक्चर। ये जो प्ले है एकदम अपने क्लियर रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सोशल क्राउडेड वर्ल्ड ऑफ एक्ट्स
1 से लेके 3, यानी कि एक्ट 1 और एक्ट 3, एक्ट 1 से लेके एक्ट 3 में एथेंस के समाज की चकाचौंध दिखाया गया है और दिखावा दिखाया गया है, जबकि आइसोलेटेड स्टैटिक वर्ड ऑफ एक्ट 4 एंड 5, तो एक्ट 4 एंड 5 में जंगल का सन्नाटा दिखाया गया है, टाइमन का अकेलापन व गुस्सा दिखाया गया है। डी कोलैबोरेटेड है ना। एग्जाम क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली टेस्ट ऑथरशिप हेयर, इट इज यूनिवर्सली एग्रीड दैट शेक्सपियर को ऑथर्ड दिस प्ले इज विद थॉमस मिडल्टन। तो ये ध्यान रखना है, कोलैबोरेटेड अक्सर पूछा जाता है कि इसकी ऑथरशिप क्या है, तो यूनिवर्सली माना गया है कि शेक्सपियर के को ऑथर, मतलब शेक्सपियर ने अकेले नहीं लिखा है, थॉमस मिडल्टन के साथ मिलकर लिखा है। सोर्स इसका क्या है, तो द स्टोरी प्राइमरली कम्स फ्रॉम प्लूटार्क्स लाइफ ऑफ एंटनी एंड ग्रीक डायलॉग बाय लूसियन टाइमन ऑफ मिशन एथ्रोप। तो सोर्स इसकी ना लाइफ ऑफ एंटनी की, मतलब प्लूटार्क के लाइफ से, जिसमें जो स्टोरी है लाइफ ऑफ एंटनी वहाँ से ली गई है, और इसके जो डायलॉग हैं वो लूसियन के टाइमन ऑफ एथेंस, टाइमन ऑफ मिसैंथ्रोप से लिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके अब बात करेंगे मार्क्सिस्ट कनेक्शन है क्या है, कार्ल मार्क्स का जो कनेक्शन है इस प्ले से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्ल मार्क्स का कनेक्शन है इस प्ले से। अब क्या कनेक्शन है वो देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स हैवीली कोटेड टाइमन्स स्पीच ऑन गोल्ड इन द वुड्स, येलो ग्लिटरिंग प्रीसियस गोल्ड इज टू इलस्ट्रेट द करप्टिंग नेचर ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़। तो देखिए कार्ल मार्क्स का कनेक्शन क्या है। फेमस, ये कार्ल मार्क्स का क्या थे, फेमस फिलोसोफर थे, है ना, अर्थ जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्री, है ना, दार्शनिक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे कार्ल मार्क्स। और इन्होंने जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी मतलब कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, पूंजीवादी है ना, जो पूंजीवादी समाज में पैसे के भ्रष्ट स्वभाव को समझाने के लिए जंगल में दिए गए, मतलब जंगल में सोने पर दिए गए टाइमन का जो स्पीच था एलो ग्लिटरिंग प्रीसियस गोल्ड, इसका खूब यूज़ किया है अपने वर्क में। किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो ये ध्यान रखना है, अपने वर्क में इन्होंने इस लाइन को काफ़ी यूज़ किया है। और ये लाइन किसने बोला था? ये गोल्ड पर एक स्पीच थी, टाइमन ने बोला था। जब जंगल में रह रहा था तो टाइमन ने गोल्ड पर, सोने पर एक स्पीच दिया था, एलो ग्लिटरिंग प्रीसियस गोल्ड। और इसी लाइन को, इसी कोट को कार्ल मार्क्स ने अपने बुक में बहुत ज़्यादा यूज किया। सिर्फ किस लिए? सिर्फ कैपिटलिस्ट समाज में पैसे के भ्रष्ट स्वभाव को समझाने के लिए इन्होंने ये चीज़ यूज़ किया था। तो इसलिए कनेक्शन है कार्ल मार्क्स से, तो ये ध्यान रखना है। बैंक्वेट डिटेल्स, तो रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट वाज सर्व्ड एट द मॉक बैंक्वेट, वार्म वाटर एंड स्टोन्स। ये ध्यान रखना है कि आखिरी झूठी दावत में क्या परोसा गया था, तो वार्म वाटर एंड स्टोन्स परोसा गया था खाने में, ठीक है। एग्जाम स्टाइल वन लाइनर्स, हु इज ओनली कैरेक्टर दैट रिमेन्स ट्रूली लॉयल टू टाइमन। तो इस प्ले में सिर्फ एक ही कैरेक्टर कौन है, इकलौता कैरेक्टर कौन है जो टाइमन के प्रति सच्चा और वफादार रहता है? तो टाइमन का स्टीवार्ड, टाइमन का नौकर, टाइमन का खजांची फ्लेवियस, ठीक है। व्हाट वाज टाइमन सर्व टू हिज फॉल्स फ्रेंड एट हिज फाइनल बैंक्वेट, तो टाइमन का अपनी आखिरी बैंक्वेट में, अपनी आखिरी दावत में अपने झूठे दोस्तों को क्या परोसा था? तो वार्म वाटर एंड द स्टोन्स, खाने में क्या रहता है? वार्म वाटर एंड स्टोन्स रहता है, गर्म पानी, पत्थर। व्हाट डज टाइमन फाइंड वाइल डिगिंग फॉर रूट्स इन द वुड्स, तो जंगल में जब वो रूट्स को खोदता है खाने के लिए, जड़े खोदते समय टाइमन को क्या मिलता है? तो ज़मीन में गड़ा हुआ सोना मिलता है, बरीड गोल्ड, ठीक है। विच कैरेक्टर एक्ट एज अ नेचुरल साइनिक एंड फॉइल टू टाइमन्स अर्ली आइडियलिज्म, तो कौन सा कैरेक्टर है जो कि एक नेचुरल साइनिक के रूप में काम करता है ना। और ध्यान रखना कौन सा कैरेक्टर शुरुआत में टाइमन के आदर्शवादी के विपरीत एक नेचुरल साइनिक की तरह काम करता है, तो वो है एपेमेंटस। तो फ्लेवियस और एपेमेंटस दोनों समझाते हैं ना कि इतना पैसा मत खर्च करो। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। हु मार्च ऑन एथेंस टू सीक हिज ओन रिवेंज अगेंस्ट द सीनेट, तो कौन सा, ये ध्यान रखना है, सीनेट में अपना बदला लेने के लिए, सीनेट से अपना बदला लेने के लिए एथेंस पर कौन हमला करता है? तो एल्सिबियाडिस। शेक्सपियर आर्ट एंड टेक्निक, शेक्सपियर ने इसमें कौन से आर्ट का यूज़ किया, कौन से टेक्निक का यूज़ किया है, ये देख लेते हैं। तो बाइपर्टाइट स्ट्रक्चर, प्ले शार्पली स्प्लिट इनटू हाल्फ्स, द एक्स्ट्रावेगेंट सोशल वर्ल्ड ऑफ एक्ट थर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक्ट वन से लेकर थर्ड में एथेंस के समाज की चकाचौंध दिखाया गया है, जबकि एक्ट 4 से 5 में जंगल का सन्नाटा, टाइमन का एथेंस व गुस्सा दिखाया गया है।
सटारिकल टोन क्या है? इट लैक्स द ट्रेजिक पिटी ऑफ हैमलेट और ओथेलो. इट रीड्स मोर लाइक अ हार्स मॉरल फेबल और अ जुवेनाइल सटायर. देखिए, बात अगर करेंगे इस प्ले का सटारिकल टोन कैसा है, सटारिकल है इस प्ले में, कैसा है? जैसे हैमलेट या ओथेलो की तरह इस प्ले को देखकर आपको ना हीरो पर पिटी नहीं आती है. जैसे हैमलेट आप देख रहे हो या ओथेलो आप पढ़ रहे हो तो उस पे ना हीरो पे हमको क्या हो जाता है, दया आ जाती है. हम ऑडियंस हैं, हम रीडर्स हैं, तो हमको दया आ जाती है. तो इस प्ले में ऐसा नहीं होगा. ये कठोर मॉरल फेबल या तीखे व्यंग जैसा लगता है, इस प्ले में नहीं होगा. इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर. Many critics believe the play is a rough draft. It has unpolished scene, confusing character names, and famously feature two contradictory epitaphs for Timon at the end. बहुत सारे क्रिटिक मानते हैं कि ये प्ले एक रफ ड्राफ्ट है. ये प्ले एक रफ ड्राफ्ट मतलब कच्चा मसौदा करके बोला जाता है. एक रफ ड्राफ्ट है मतलब इसमें जो कुछ सीन्स है वो अधूरे लगते हैं. कैरेक्टर के नाम में कन्फ्यूजन है. सबसे बड़ी बात, प्ले के लास्ट में टाइमन की कब्र पर दो अलग अलग एपिटैफ्स लिखे हुए हैं. दो कॉन्ट्राडिक्टरी एपिटैफ्स लिखे हुए हैं उसकी कब्र उसकी कब्र पर. ऐसा माना जाता है कि जो शेक्सपियर ने एडिट करना भूल गए थे, है ना. इमेजरी ऑफ गोल्ड एंड डिजीज. वेल्थ इज कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद सिकनेस, लेप्रोजी एंड पॉइजन. तो सोने की बीमारी का मतलब प्ले में ना दौलत और पैसे को लगातार बीमारी, लेप्रोसी और जहर के रूप में दिखाया. लेप्रोसी मतलब होता है कोढ़ की जो बीमारी होती है ना. पैसा एक सच में इस तरह का काम भी करता है. टाइमन पर एक स्पेशल फोकस करेंगे, ठीक है. ट्रेजिक फ्लॉ हमार्शिया. इसकी ट्रेजिक फ्लॉ क्या है बेचारे की, है ना. इसकी खामी क्या है, इसकी कमी क्या थी, हमार्शिया क्या था, इसका ट्रेजिक फ्लॉ, इसका फैटल फ्लॉ क्या था. तो टाइमन्स फ्लॉ इज नॉट जस्ट जेनरॉसिटी, इट इज़ एक्सट्रीमिज्म. ही इज़ इनकेपेबल ऑफ मॉडर्नेशन. ही गोज टू फ्रॉम लविंग एवरीवन ब्लाइंडली टू हेटिंग एवरीवन ब्लाइंडली. टाइमन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी उदारता नहीं थी, बल्कि उसकी जो एक्सट्रीमिज्म थी, जो बहुत ज़्यादा अतिवाद जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस, जो उसने एक्सेस कर दिया था. लोगों पे प्यार जताना, लोगों पर पैसा लुटाना, है ना. तो उसे बीच का रास्ता नहीं पता, मॉडरेशन नहीं पता कि बीच कैसे रहना चाहिए इंसान को. भाई प्यार भी बना के रखो, पैसे भी ज़रूरत से खर्च करो. उसको ये नहीं पता था, बीच का रास्ता नहीं. या तो वो अंधा होकर प्यार लुटाता था, कम्प्लीटली ब्लाइंड होकर वो सभी पे प्यार लुटाता था. अब वो क्या कर रहा है, कम्प्लीटली ब्लाइंड होकर वो सभी से नफरत कर रहा है. मॉडरेट वाली अवस्था में वो नहीं है, बीच वाली अवस्था में नहीं है. कंपैरिजन विद किंग लियर. अच्छा, इसकी तुलना किंग लियर से की जाती है. क्यों? बोथ गिव अवे दियर पावर वेल्थ टू फ्लैटर्स एंड आर ड्राइवन आउट इनटू द वाइल्डनेस. हाउएवर लियर लर्न्स एम्पैथी पुअर नेक्ड रैच वेयर इज टाइमन ओनली लर्न हेट्रेड. टाइमन की तुलना लियर से किस लिए की जाती है? लियर और टाइमन दोनों ही चापलूसों को अपना सब कुछ दे देते हैं. जो उनकी चापलूसी करता है वो सब कुछ, जैसे लियर ने अपनी बेटियों को दे दिया जो चापलूसी की है, उसी तरह जो दोस्त चापलूस करते थे ये अपने पैसे लुटाता था. लास्ट में क्या होता है लियर के साथ? लियर दोनों ही जंगल में जाते हैं, लास्ट में जंगल में धक्के खाते हैं. बट लियर जो है वो जंगल में जाकर धक्का तो खाते हैं, लेकिन धक्का खाते समय वो गरीबों का दर्द भी समझते हैं. जब वो बाहर निकलते हैं जंगल में, स्टॉर्म वाली सीन में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि गरीब कैसे रह रहे हैं. इतना तूफान आंधी, इतना बारिश आ रही है, तो गरीब कैसे झोपड़ी में रह रहे हैं. तो वो गरीबों का दर्द समझते हैं, हमदर्दी सीखते हैं. जबकि टाइमन सिर्फ और सिर्फ नफरत सीखता है जब वो जंगल में जाता है. तो ये दोनों में फ़र्क है, कंपैरिजन की जाती है. दोनों ही इंसानों की तरह धोखा खा गए हैं चपलूसी में. अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन लास्ट में धोखा खाते हैं. लेकिन दोनों का धोखा खाने का तरीका, धोखा तो खाएं सेम, बट दोनों ही जंगल में जाते हैं. लेकिन लियर कुछ सीखते हैं जाके, और ये सीखता नहीं है, ये डायरेक्ट नफरत करता है. एपेमेंटस वर्सेस टाइमन. एपेमेंटस टेल्स टाइमन, द मिडल ऑफ ह्यूमैनिटी thou never knewest, but the extremity of both ends. Timon's misanthropy is born of broken ideals, whereas Epaminondas' cynicism is just his natural personality. अब एपेमेंटस वर्सेस टाइमन. जो ये एपेमेंटस था ये एक फिलोसोफर था, है ना. एपेमेंटस ये एक फिलोसोफर था, दार्शनिक था. तो दार्शनिक एपेमेंटस टाइमन से कहता है कि द मिडल ऑफ ह्यूमैनिटी thou never knewest, तुमने इंसानियत के बीच का रास्ता कभी नहीं देखा. बट द एक्सट्रीमिटी ऑफ बोथ एंड्स, सिर्फ दोनों चरम सीमाओं पर जिया है. मतलब दोनों चरम
एक्सट्रीमिटी पर जिया है, यानी कि या तो खूब ज़्यादा प्यार या तो खूब ज़्यादा नफरत, बीच वाला रास्ता तुमने नहीं पकड़ा है। ये एपिमेंटस टाइमन से कहता है। टाइमन की नफरत उसके टूटे हुए आदर्शों का नतीजा है, जबकि एपिमेंटस जन्म से ही चिड़चिड़ा है, दुनिया पर शक करने वाला इंसान है। वो इस टाइप का है भाई, दुनिया ऐसी है जैसे हम सब जानते हैं, दुनिया वाकई में ऐसी है। किसी पे प्यार, किसी पे इतना पैसा मत खर्च करो, एक दिन सच में काम नहीं आएंगे। आजकल की दुनिया होशियार हो चुकी है, टाइमन की तरह कोई नहीं है, है ना। उसी तरह एपिमेंटस है जैसे आजकल की दुनिया हो गई है। बट टाइमन जो था वो ज़्यादा इनोसेंट था। ठीक है, आप लोग बताइएगा टाइमन कैसा था। अब इम्पोर्टेंट लाइन्स देख लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लाइन पे। आई एम मिसेंथ्रोप्स एंड हेट मैनकाइंड। ये बात कौन कहता है? ये टाइमन ही कहता है। ठीक है, किससे? एल्सिबियाडिस से कहता है फॉरेस्ट में। जब एल्सिबियाडिस फॉरेस्ट में मिलता है कि मैं जा रहा हूँ अटैक करने, तो ये एल्सिबियाडिस को गोल्ड देता है कि जाओ तुम एथेंस को बर्बाद कर दो। तब ये बात वो कहता है, आई एम मिसेंथ्रोप्स एंड हेट मैनकाइंड। ठीक है, मतलब मैं मिसेंथ्रोप हूँ, इंसानों से नफरत करने वाला, और मुझे मानव जात से नफरत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, गोल्ड एलो ग्लिटरिंग प्रीसियस गोल्ड, दिस एलो स्लेव विल नीट एंड ब्रेक रिलीजियस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कार्ल मार्क्स से ये लाइन जुड़ी हुई है। यही लाइन कार्ल मार्क्स अपने बुक में यूज़ करते हैं, यही लाइन को। ठीक है, तो ये लाइन भी टाइमन ही कहता है। एक फेमस मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ मनी है। कार्ल मार्क्स कोटेड दिस एक्सटेंसिवली इन दास कैपिटल। तो इनकी जो बुक है ना कार्ल मार्क्स की, ये है दास कैपिटल में, ये इसका यूज़ करते हैं इस कोट को। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये बात टाइमन कहता है कि सोना, पीला चमकता हुआ कीमती सोना, ये पीला गुलाम धर्मों को जोड़ और तोड़ सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये डायलॉग टाइमन बोलता है, लेकिन इस डायलॉग का यूज कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक दास कैपिटल में पैसे की बुराई बताने के लिए किया था। किसकी बुराई बताने के लिए? पैसे की। तो पैसे की बुराई बताने के लिए उन्होंने टाइमन का ये जो डायलॉग है, ये स्टेटमेंट है, इसका यूज़ कार्ल मार्क्स ने किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनवाइजली नॉट इग्नोबली हैवन आई गिवन, ये किसने कहा है? तो टाइमन, डिफेंडिंग हिज पास्ट एक्शन टू फ्लेवियस, कि ये टाइमन अपने नौकर फ्लेवियस से कहता है कि मैंने नासमझी से दान दिया है, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। द मिडिल ऑफ ह्यूमैनिटी टू नेवर नेवेस्ट बट द एक्सट्रीमिटी ऑफ बोथ एंड्स। ये एपिमेंटस कहता है, किससे? टाइमन से कहता है कि तुमने बीच का रास्ता नहीं चुना, है ना। एक बीच का रास्ता भी होता है भाई, तुमने ह्यूमैनिटी के बीच का रास्ता नहीं कभी जाना नहीं। या तो तुम एक्सट्रीमिटीज़ के दोनों एंड पर थे, तुम लोगों से खूब प्यार किए, इस एंड पे थे, लास्ट में लोगों से खूब नफरत होता ना, एक बहुत अधिक प्यार, एक बहुत अधिक नफरत, बस यही दोनों रास्ते पे, बस यही दोनों एक्सट्रीमिटी ऑफ बोथ एंड्स पर ये था। बीच का रास्ता नहीं था कि बीच में, मतलब बीच का रास्ता मतलब भाई कम रहो, लिमिट में रहना चाहिए हर चीज़। हेयर लाइज अ रेज्ड कोर्स ऑफ रेज्ड सोल ब्रेफ्ट, सीक नॉट माई नेम। एल्सिबियाडिस ये बात कहता है, नहीं, एल्सिबियाडिस पढ़ता है, रीडिंग टाइमन्स एपिटैफ। देखिए यहाँ ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें टाइमन के एपिटैफ पे लिखी गई है, और ये जो एपिटैफ पढ़ कौन रहा है? एल्सिबियाडिस पढ़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टाइमन की कवर पर ये लेख वो पढ़ता है, ये अपने ध्यान रखना है। ट्रैप याद रखना, शेक्सपियर एक्सीडेंटली लेफ्ट बोथ ऑफ प्लूटार्क्स कॉन्ट्राडिक्टरी एपिटैफ्स इन द फाइनल टेक्स्ट, वन सेइंग डोंट सीक माई नेम, द अदर सेइंग हेयर लाई आई टाइमन। तो दो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट है कि नहीं? हेयर लाइज अ रेज्ड कोर्स, यहाँ पे सीक नॉट माई नेम, यहाँ पे वो बता भी देता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, प्लूटार्क की बुक में टाइमन की कब्र के दो अलग अलग एपिटैफ हैं। शेक्सपियर ने क्या किया? शेक्सपियर ने गलती से अपने प्ले के फाइनल ड्राफ्ट में दोनों ही जो एपिटैफ थे, दोनों ही जो लाइनें थी, वो उन्होंने शामिल कर दी, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों लाइनें। ठीक है, तो ध्यान रखना है। प्लूटार्क की बुक से लिया गया था, लाइफ ऑफ टाइमन से, है ना। प्लूटार्क की बुक लाइफ्स में जो लाइफ ऑफ टाइमन था, उसकी कहानी को इन्होंने लिया ना टाइमन की कहानी से, तो उसमें जो टाइमन की कब्र पे दो अलग अलग एपिटैफ लिखे थे, तो शेक्सपियर ने गलती से अपने प्ले के फाइनल ड्राफ्ट में दोनों ही एपिटैफ शामिल कर लिए, जैसे ये वाला और ये वाला। अब इस ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले एक्सपोजिशन हुआ, तो एक्सपोजिशन में क्या दिखाया गया था? एक्सपोजिशन में अंधी उदारता, चापलूसों का जमावड़ा, राइजिंग टेंशन कहाँ से बढ़ी? कर्ज का बढ़ना, नौकरों को उधार मांगने का भेजना, यहीं से। क्लाइमेक्स क्या था? क्लाइमेक्स मॉक बैंक्वेट था, वाटर एंड स्टोन्स को परोसा गया, झूठी दावत,
और वो गर्म पानी पत्थर परोसना। फॉलिंग एक्शन क्या था, रिट्रीट टू द केव, है ना, गुफा में जाना, सोना मिलना, जंगल में आने वाले मेहमान। एंड कैटास्ट्रॉफ क्या था, टाइमन का ऑफ स्टेज डेथ। स्टेज पर डेथ नहीं होती है टाइमन की, कोई आके बताता है, एक मैसेंजर किसको, एल्सिबियाडिस को बताता है कि टाइमन की सी शोर पर डेथ हो गई है। तो ऑफ स्टेज, टाइमन की मौत और समुद्र के किनारे उसे दफनाया जाना, ये भी ध्यान रखना, दिखाया नहीं गया था बस। क्रिटिकल व्यूज़, किसने क्या कहा। कार्ल मार्क्स फैसिनेटेड बाय द प्ले वीविंग टाइमन्स स्पीचेस ऑन गोल्ड एज द अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिनेटिंग पावर ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, इस प्ले से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने सोने पर दिए गए टाइमन के जो डायलॉग थे, जो स्पीच थे, जो भाषण थे, वो उन्होंने पूंजीवादी समाज के पैसे की, यानी कि पैसे की बुराई, पैसे की भ्रष्ट ताकत को बेहतरीन उदाहरण मानते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी बुक दास कैपिटल में इसका खूब यूज किया है, टाइमन के उस डायलॉग को जो टाइमन ने सोने पर जो स्पीच दिया था। जी विल्सन नाइट क्या कहते हैं, व्यू टाइमन एज अ सिंबल ऑफ प्योर यूनिवर्सल लव दैट व्हेन रिजेक्टेड टर्न्स इनटू अ प्योर यूनिवर्सल हेट। जी विल्सन नाइट का कहना है कि इनका मानना है कि टाइमन शुद्ध प्यार का प्रतीक है। जब उस शुद्ध प्यार को ठुकरा दिया जाता है तो वो शुद्ध नफरत में ही बदल जाता है। भाई शुद्ध प्यार था ना, एकदम प्योर, सबके प्रति वो उदारता दिखाता था, लेकिन जब उसे ठुकराया गया तो वो प्योर सबके प्रति नफरत दिखाने लगा। द कोलैबोरेशन कंसेंसस, ब्रायन वीकर्स एंड मॉडर्न कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हैव conclusively proven थॉमस मिडल्टन को ऑथरशिप। देखिए इसमें क्या बात हुई है कि जो मॉडर्न भाषा विज्ञान के मतलब लिंग्विस्टिक थे और ब्रायन वीकर्स, ये सारे मतलब ये जो ब्रायन वीकर्स हैं और जो मॉडर्न कंप्यूटेशन यानी कि जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स थे और ब्रायन वीकर जैसे क्रिटिक ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया कि इसके को ऑथर थॉमस मिडल्टन ही थे, कि शेक्सपियर ने अकेले नहीं लिखा है, थॉमस मिडल्टन से ही लिखा है, मतलब उनके कोलैबोरेशन में लिखा है। रैपिड रिवीजन देख लेते हैं तो 1605 से लेकर 1608 में लिखा गया है। को ऑथर कौन है, थॉमस मिडल्टन है। प्राइमरी सोर्स क्या है, प्लूटार्क की लाइफ ऑफ एंटनी है। सेटिंग इसकी एथेंस एंड नियर बाई वुड्स रखी गई है। टाइमन का लॉयल सर्वेंट कौन है, फ्लेवियस है। द सिनिक फिलोसोफर कौन है, एपेमेंटस है। द बैनिश जनरल, किस जनरल को बैनिश कर दिया जाता है, बाई एथेनियन सीनेट, तो एल्सिबियाडिस को। द मॉक बैंक्वेट फूड क्या रहता है, वार्म वाटर एंड स्टोन्स, है ना। तो ये ध्यान, वो दिखावटी दावत, जब वो देता है दावत तो उसमें गर्म पानी और पत्थर को परोसा जाता है। व्हाट टाइमन फाइंड्स इन द वुड्स, तो टाइमन जंगल में क्या पाता है, बरीड सोना, है ना, गड़ा हुआ सोना। द ट्री टाइमन ऑफर टू द एथेनियन, तो टाइमन एथेनियन को कौन सी ट्री, है ना, एथेंस वालों को फांसी लगाने के लिए टाइमन क्या देता है, एक फिग ट्री, अ हैंग देमसेल्फ, है ना। टाइमन अल्टीमेट टाइटल फॉर हिमसेल्फ, तो टाइमन अपने लिए क्या बोलता है, टाइमन जो है ना वो अपने लिए कौन सा टाइटल देता है, वो कहता है मैं एक मिसएंथ्रोप्स हूँ, यानी कि इंसानों से नफरत मुझे हो गई है। दी फर्स्ट फ्लैटर टू द रिफ्यूज टू लोन, तो पहला वो फ्लैटर कौन है जिसने पैसे देने से मना कर दिया था, तो ल्यूक्यूलस था। दी प्रोस्टिट्यूट टाइमन पेज, तो दो प्रोस्टिट्यूट को टाइमन ने गोल्ड दिया था ना, जाके बीमारी फैला दो एथेंस में, तो वो दोनों प्रोस्टिट्यूट का नाम क्या था, फिरनिया एंड टिमेंड्रा, ठीक है, फिरनिया एंड टिमेंड्रा, ये दोनों प्रोस्टिट्यूट थी, इन्हें ही वो पैसे देता है। टाइमन की फाइनल रेस्टिंग प्लेस क्या था, अ ग्रेव बाय द सी शोर, इसकी कब्र कहाँ रखी गई थी, सी शोर के पास। एल्सिबियाडिस एक्शन एट द एंड, एल्सिबियाडिस का एक्शन क्या था लास्ट में, ही मार्च ऑन द एथेंस टू इनेक्ट हिज ओन रिवेंज बट एक्सेप्ट अ पीसफुल सरेंडर, लास्ट में ये एक पीसफुल मतलब एथेंस के वाले हार मान जाते हैं इसके सामने। प्ले क्लासिफिकेशन, बिटर कॉमेडी है, प्रॉब्लम प्ले है, ट्रेजेडी है। फेमस एडमायरर, इसके जो फेमस यानी कि इस प्ले को सबसे ज़्यादा किसने प्रशंसा की है, तो कार्ल मार्क्स ने, फॉर क्रिटिक ऑफ गोल्ड, क्योंकि इनको गोल्ड वाला जो डायलॉग था वो काफ़ी पसंद था और इन्होंने अपने दास कैपिटल में काफ़ी यूज किया वो गोल्ड वाला डायलॉग, गोल्ड वाली स्पीच जो टाइमन ने दी थी। और किस लिए, पैसे की बुराई करने के लिए, पूंजीवादों की। एक्सट्रीमिटी कोड्स क्या, स्पोकन बाय एपेमेंटस रिगार्डिंग टाइमन्स लैक ऑफ मॉडरेशन, तो सबसे एक्सट्रीमिटी कोड्स कौन सा है, जो एपेमेंटस बोलता है किसको, टाइमन को, टाइमन की कमी बताता है कि तुम दोनों ही मतलब या तो तुम बहुत प्यार करते हो या तो बहुत नफरत, मतलब बीच का रास्ता तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास मॉडर्नेशन की कमी है, यानी कि बीच का रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। ओपनिंग सीन क्या है, फीचर अ पोएट, पेंटर, ज्वेलर एंड मर्चेंट वेटिंग ऑन टाइमन, तो ओपनिंग सीन यही रहती है कि पोएट, पेंटर, ज्वेलर हो गए या मर्चेंट हो गए, ये टाइमन को इंतज़ार कर रहे हैं।
फर्स्ट फोलियो क्विर्क. It was reportedly inserted into the first folio 1623 hastily to fill a gap left when Trollis and Cressida was temporarily removed due to copyright issue. तो फर्स्ट फोलियो में ये शामिल हुआ था, इसको इंसर्ट किया गया था. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. और यहाँ पे जो ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा है इसको क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कॉपीराइट इशू थे, इस वजह से. अब ट्रैप देख लेते हैं. तो टाइमन वर्सेस लियर बोथ सफर फ्रॉम अनफॉरगेटफुलनेस एंड गो मैड इन द वाइल्ड. हाउएवर लियर हैज़ अ मॉरल अवेकनिंग एंड लर्न्स कंपैशन. टिमन डिसेंड इनटू एब्सोल्यूट अनरिडीम्ड हेट्रेड. तो दोनों ही मतलब टाइमन वर्सेस लियर दोनों अपनों से धोखा खाकर जंगल में पागल हो जाते हैं. पर याद रखना है किंग लियर जंगल में कंपैशन सीखता है, करुणा, हमदर्दी गरीबों के प्रति, जबकि टाइमन अंत तक सिर्फ नफरत करता है और बिना सुधरे ही मर जाता है, वो सुधरता नहीं है. ट्रैप नंबर 2, एपिमेंटस वर्सेस द फूल. लियर्स फूल लव्स लियर एंड ट्राइज टू हेल्प हिम. एपिमेंटस इज अ मिसएंथ्रोपिक सिनिक हु मेयरली वांट्स टू मॉक टाइमन एंड प्रूव हिमसेल्फ राइट. तो एपिमेंटस वर्सेस फूल. किंग लियर का जो फूल था वो राजा से प्यार करता था, उसकी मदद करना चाहता था, उसे समझा भी रहा था. लेकिन टाइमन का जो एपिमेंटस है वो सिर्फ एक चिड़चिड़ा इंसान है जो टाइमन का मजाक उड़ाना चाहता है. दोनों एक जैसे नहीं हैं. ट्रैप नंबर 3, authorship. If a question asked about the collaborator of Timon of Athens, it is Thomas Middleton. Do not confuse with John Fletcher or Henry VIII या जॉर्ज पिल फॉर टाइटस एंडोनिकस. तो ध्यान रखना है, अगर इसके को ऑथर पूछा जाएगा कि जो टाइमन ऑफ एथेंस है इसको शेक्सपियर के अलावा और किसने लिखा है, तो थॉमस मिडल्टन याद होगा. ठीक है, ये ध्यान रखना है. बाकी हेनरी VIII के साथ मिलकर इन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ लिखा है मिलके, और टाइटस एंडोनिकस शेक्सपियर ने जॉर्ज पील के साथ मिलकर लिखा है. ट्रैप नंबर 5, द मॉक बैंक्वेट. बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज सर्व्ड. तो ये मॉक बैंक्वेट कब आता है ना. एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक्ट 4 में आता है ना मॉक बैंक्वेट. तो ये ध्यान रखना है कि मॉक बैंक्वेट में क्या परोसता है. अबाउट वाज सर्व्ड, क्या वो खाना परोसता है मॉक बैंक्वेट में. तो ये आपने ध्यान रखना है. परोसा जाता है वार्म वाटर स्टोन, है ना, ये आपने ध्यान रखना है. खत्म हो गया क्या? ओके. बाकी ये बहुत ही डीप लेवल फैक्ट है, ध्यान रखना. 1623 के जो फर्स्ट फोलियो की शुरुआत में ये ध्यान रखना, 1623 के फर्स्ट फोलियो की शुरुआत में ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा छपना था. ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा को क्या किया था, प्रिंट करना था, लेकिन कॉपीराइट के मुद्दे के कारण इसे हटाना पड़ा, रिमूव करना, और इसकी खाली जगह को भरने के लिए जल्दबाजी में टाइमन ऑफ एथेंस को छाप दिया गया. मतलब इसको शामिल कर लिया गया टाइमन ऑफ एथेंस को. तो इस तरह 1623 में आपका ये टाइमन ऑफ एथेंस आ गया, इसकी जगह पे ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा. 1623 में जब फर्स्ट फोलियो में सारे प्ले को ऐड कर रहे थे तो उस समय ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा को भी ऐड कर रहे थे, लेकिन ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में कुछ कॉपीराइट इशू आ रहे थे, इसलिए इसे रिमूव करना पड़ा और उसकी खाली जगह पर इन्होंने टाइमन ऑफ एथेंस को भर दिया. तो इस तरह 1623 में वो आ गया था, मतलब इंक्लूड हो गया था, और ये एक्सक्लूड हो गया था. तो ये थी कहानी. कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. ओके. 8000 फैक्ट अगर किसी को चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो, टीजीटी से रिलेटेड. बाकी पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और ज़्यादा टेंशन वेंशन वाली बातें नहीं. अपना तैयारी, आगे की तैयारी में लग जाओ. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.